जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और आज की इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी के एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद में अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देते हैं और इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। तो इससे पहले एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो भी स्पेशल टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक की मैं वीडियो बना चुका हूं, लगभग 24 वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो उन सभी की लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले आपको हमारे यहाँ की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इसके बारे में बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। अध्यक्ष इसके हैं के सिवन साहब वर्तमान में, और इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई साहब। तो इनसे आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, सारे पॉइंट आपको एज इट इज यहाँ पर याद रखने हैं। और विक्रम साराभाई साहब की अगर हम बात करें तो इन्हें हमारे भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के नए बैंकिंग बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। तो 1 फरवरी 2021 से इन बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। पहला बैच है उद्देश्य बैच। तो अगर आप में से किसी को आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स का एग्जाम देना है तो आप यहां पर इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। दूसरा है कामयाबी बैच जो कि एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए यहां पर लॉन्च किया गया है। तीसरा बैच है एक्सीलरेटर बैच जो कि एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए यहां पर शुरू किया गया है। चौथा हमारा है आरबीआई असिस्टेंट फाउंडेशन बैच जो कि आपके आरबीआई के एग्जाम के लिए शुरू किया गया है। तो इन सभी बैच की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि जो हमारे बैंकिंग का पूरा कोर्स है उन पूरे कोर्स को यहाँ पर कवर किया जाएगा। भारत के जो भी हमारे बैंक क्षेत्र के टॉप एजुकेटर हैं उन सभी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। क्लासेस के बाद में आपको मुफ्त में यहाँ पर सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, यानी कि इन पीडीएफ के द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं। वीकली आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इन टेस्ट के माध्यम से आप स्वयं का आकलन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ पर आपके लिए डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सीजन का भी आयोजन कराया जाएगा, यानी कि इनके माध्यम से अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो उन सभी डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको एक कोड डालने का मौका मिलेगा। तो उस कोड में आपको एंटर करना है KV10, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे और KV10 कोड को आप यूज जरूर करिएगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो हमारे एसएससी बैंक और रेलवे के एग्जाम होते हैं इनके लिए एक डेडिकेटेड बैच भी अनअकैडमी के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें आपको तीनों प्रकार की परीक्षाओं को कवर किया जाएगा। तो इसकी लिंक भी आपको नीचे दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको यूज करना है कोड KV10, जिससे आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो नीचे आप दिए गए लिंक से इसमें एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। इसरो के अगर हम लोग प्रमुखों की बात करें तो इनसे भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपके सामने इसरो के सारे 10 प्रमुखों के नाम दिए गए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पर इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। पहले हमारे थे विक्रम साराभाई। तो 1969 से 72 तक ये प्रमुख रहे थे और हमारे यहाँ का जो स्पेस प्रोग्राम है उसके जनक के रूप में जाना जाता है विक्रम साराभाई को। फिर हमारे हैं MGK मेनन साहब। तो ये केवल कुछ ही समय के लिए 1972 में अध्यक्ष रहे थे। अगले हमारे हैं सतीश धवन साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। 1972 से लेकर के 84 तक, यानी कि सबसे अधिक समय तक इसरो के ये प्रमुख रहे थे। और जो हमारे यहाँ पर इनसैट सैटेलाइट का प्रोग्राम था उसमें अहम योगदान था सतीश धवन साहब का। फिर बात करते हैं UR राव साहब का। तो 1984 से 1994 तक ये हमारे इसरो के प्रमुख रहे थे। और जो हमारे यहाँ पर GSLV और PSLV रॉकेट हैं उनके इनिशियल स्टेज का जो डेवलपमेंट था उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था UR राव साहब का। फिर बात करते हैं के कस्तूरी रंगन साहब का। तो 1994 से 2003 तक ये प्रमुख रहे थे। और जो हमारे यहाँ की IRS सैटेलाइट हैं उनमें योगदान था के कस्तूरी रंगन साहब का। फिर बात करते हैं जी माधवन नायर का।
तो 2003 से 2009 तक ये प्रमुख रहे थे और चंद्रयान 1 मिशन में इनका अहम योगदान रहा था। फिर बात करते हैं के राधाकृष्णन साहब का, तो 2009 से 2014 तक ये प्रमुख रहे थे और जो हमारे यहाँ पर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसके अलावा जो मंगलयान मिशन था उसके लॉन्च के समय ये हमारे इसरो के प्रमुख थे। शैलेश नायक साहब की बात करें तो ये मात्र 11 दिनों के लिए 2015 में प्रमुख बने थे। फिर बात करते हैं एएस किरण कुमार साहब का, तो 2015 से लेकर के 18 तक ये हमारे इसरो के प्रमुख रहे थे और जो हमारे यहाँ पर बाहुबली मिसाइल है, इसके अलावा जो नाविक नेविगेशन सिस्टम है एस्ट्रोसैट, जो कि पहली वेधशाला थी तरंग दैर्घ्य के लिए, उन सभी में अहम योगदान रहा था एएस किरण कुमार साहब का। और के सिवन की बात करें तो 2018 से वर्तमान तक ये प्रमुख हैं। चंद्रयान 2 मिशन इन्हीं के कार्यकाल में लॉन्च किया गया था और जो हमारा गगनयान मिशन है या फिर जो हमारा यहाँ पर सूर्य के लिए मिशन है उसको भी लॉन्च किया जाएगा के सिवन के कार्यकाल में ही। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब हम लोग भारत के जो प्रमुख रॉकेट हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहले बात करेंगे PSLV की, तो इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। पहली बार इसे लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 1993 को। कुल मिलाकर के 52 मिशन इससे अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें से आपके 49 मिशन पूरी तरीके से सफल रहे हैं। अब आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती हैं उन सभी को PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। GSLV की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये जो हमारी रॉकेट है वह PSLV की तुलना में ज़्यादा बढ़िया होता है, ज़्यादा शानदार होता है, ज़्यादा दूरी तक किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इससे भेज सकते हैं। तो इसे पहली बार लॉन्च किया गया था 18 अप्रैल 2001 को और ये हमारे 36,000 किलोमीटर का जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसमें किसी संचार सैटेलाइट को भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए हम यूज़ करते हैं PSLV का, और जो हमारे बड़े मिशन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है GSLV का। इसके अलावा दो अन्य आपकी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, जैसे कि एक ASLV है यानी कि ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और एक हमारा है SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम मिशन चंद्रयान 1 के बारे में। तो इससे अकेले आपके एनटीपीसी में 15 से 20 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसके बारे में चीज़ों को समझिएगा। मिशन चंद्रयान 1 की बात करते हैं तो इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब? 22 अक्टूबर 2008 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आपको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर मिलेगा, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सा यूज हुआ था? तो ये रॉकेट था PSLV XL-C11। क्या था? PSLV XL-C11। तो इस रॉकेट का यहाँ पर यूज किया गया था मिशन चंद्रयान 1 को लॉन्च करने में। अब ये सारे पॉइंट यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख भी दिए हैं, ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया था उसमें हमने किन चीज़ों को भेजा था चंद्रमा के ऊपर। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हमने भेजा था एक ऑर्बिटर, यानी कि जो हमारे चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा, और एक हमारा था इम्पैक्टर। तो इम्पैक्टर मुख्य रूप से आपके लैंडर के समान ही एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। तो इन दोनों को हम लोगों ने चंद्रयान 1 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा के ऊपर भेजा था। तो कुल वजन यहाँ पर था इस मिशन का 1380 किलोग्राम, और जो हमारा पेलोड था यानी कि जो हम डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर शोध कार्यों के लिए उसमें भेजते हैं, उसका वजन था 105 किलोग्राम। अब हम बात करेंगे इस मिशन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जैसे कि जब हमारा ये मिशन यहाँ से लॉन्च हुआ तो उसके बाद में ये पहुँच जाता है चंद्रमा की कक्षा में। तो चंद्रमा की कक्षा में पहुँचने के बाद में जो हमारा ऑर्बिटर होता है वह तो चंद्रमा का चक्कर लगा रहा होता है, लेकिन जो इम्पैक्टर था वह 14 नवंबर 2008 को हमारे इस ऑर्बिटर से अलग होता है। उसके बाद में चंद्रमा की सतह के ऊपर जाकर के क्रैश लैंडिंग करता है। कहाँ पर? तो सेकल्टन नाम का एक क्रेटर है, वहाँ पर जाकर के ये क्रैश लैंडिंग करता है। और इस प्रकार से सोवियत संघ, अमेरिका और जापान के बाद में भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाता है जो कि चंद्रमा की सतह पर इस प्रकार से पहुँचता है। और यहाँ पर जो हमारा ये इम्पैक्टर था
उसी के द्वारा पानी के बारे में खोज लगाई गई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जहां पर इसने लैंड किया था वह आपका था शेकल्टन क्रेटर, लेकिन जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर इसने लैंडिंग की थी उसका नाम रखा गया था जवाहर पॉइंट। तो ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे अगर हम लोग इस मिशन के बारे में बात करें तो ये जो हमारा मिशन था वह 2 वर्षों की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड था वह आपका था 2 ईयर का। लेकिन 28 अगस्त 2009 की बात है जब लॉन्च किए जाने के कुल 312 दिनों के बाद में इसरो का इस ऑर्बिटर से संपर्क टूट जाता है और उसके बाद में ये जो हमारा मिशन है वह ऑफिशियली समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए जब हम लोग किसी भी मिशन को लॉन्च करते हैं तो उसमें जो भी पार्टिकुलर चीज़ हम यहाँ पर अंतरिक्ष में भेजते हैं उससे हम लोग डेटा को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, यानी कि उससे हम लोग एक प्रकार का कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और उसी कनेक्शन के माध्यम से डेटा को हम यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 28 अगस्त 2009 को जो हमारा यहाँ पर ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा था उस ऑर्बिटर में कुछ कमी आ गई और उसके कारण इसरो से इसका संपर्क टूट गया था। तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि किस दिन यह मिशन समाप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 28 अगस्त 2009 को ये जो हमारा मिशन चंद्रयान था वह समाप्त हो गया था। अब बात है 2 जून 2016 की। उस समय जो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसने ये बताया कि भारत ने जो चंद्रयान 1 मिशन के अंतर्गत ऑर्बिटर को लॉन्च किया था वह ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में उपस्थिति है, यानी कि वह अभी भी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। लेकिन चक्कर लगाने का मतलब कोई नहीं है, जब यहाँ पर आपको वो भाव ना दे रही हो तो चक्कर लगाने का आपका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे मिशन चंद्रयान 1 मिशन के बारे में। अब बात करते हैं मिशन चंद्रयान 2 के बारे में। तो यह मिशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत में हम लोग चलेंगे आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर आपको मिलेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में। तो यहाँ से GSLV मार्क 3 रॉकेट की सहायता से चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया जाता है। किसके सहायता से? GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया जाता है। परीक्षा में आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि फैट बॉय किस रॉकेट का नाम है। तो ध्यान रखिएगा GSLV मार्क 3 को हम फैट बॉय के नाम से जानते हैं। तो फैट बॉय, बाहुबली या फिर GSLV मार्क 3 ये सारे एक ही हमारे रॉकेट हैं। तो लॉन्च कब किया जाता है? तो 22 जुलाई 2019 को 2:43 पर यहाँ पर GSLV मार्क 3 रॉकेट की सहायता से हमारे चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से ये लॉन्च होता है, ऐसे यहाँ से हमारा ये चलता है और फिर ऊपर ये पहुँचता है। तो आइए आगे देखते हैं कि किस प्रकार से ये आगे बढ़ा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी है पृथ्वी और ये हमारी पृथ्वी की कक्षा। तो होता क्या है कि ये जो हमारा रॉकेट है वह पहुँचता है पृथ्वी की कक्षा में और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारे मिशन का ऑब्जेक्ट होता है वह इस रॉकेट से अलग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा रॉकेट होता है उसका मुख्य रूप से काम होता है कि जो यहाँ पर मिशन है उसको केवल कक्षा तक पहुँचा देना। तो ये जो हमारा मिशन है वह पहुँच जाता है पृथ्वी की कक्षा में और उसके बाद में चंद्रयान 2 यहाँ से अलग हो जाता है, यानी कि जो हमारा मिशन है वह रॉकेट से अलग हो जाता है। तो अलग होने के बाद में वह इस प्रकार से कुछ समय तक हमारी पृथ्वी की कक्षा में ही चक्कर लगाता है। देख सकते हैं, तो इस प्रकार से ये हमारी पृथ्वी की कक्षा में ही चक्कर लगाता है। उसके बाद में 23 दिनों तक ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी कि लॉन्च होने के बाद में 14 अगस्त तक ये पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है और उसके बाद में फिर ये बढ़ता है अपनी यात्रा पर, जो कि शुरू होती है चंद्रमा की कक्षा तक। तो ये जो यात्रा है वह शुरू हो जाती है 14 अगस्त को और इस प्रकार से जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन है वह धीरे धीरे चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ता है और ये जो हमारा है वह 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाता है, यानी कि 6 दिनों का टाइम लगता है और उसके बाद में ये पहुंच जाता है चंद्रमा की कक्षा में। यहाँ पर पहुंचने के बाद में यह एक बार फिर से चक्कर लगाना शुरू करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा की कक्षा में ये चक्कर लगाता है कितने दिनों तक? 13 दिनों तक। कितने दिनों तक? 13 दिनों तक ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता है और उसके बाद में तलाश करता है सही समय का। तो जब सही समय यहाँ पर आता है तो उस समय में यहाँ पर जो हमारा लैंडर होता है वह लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है और अलग होने के बाद में 2 सितंबर को ये धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में 7 सितंबर को ये जो हमारा लैंडर है वह दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंडिंग करता है। क्या? लैंडर जो हमारा है वह दक्षिणी ध्रुव के ऊपर लैंडिंग करता है, लेकिन
यहाँ पर जो उम्मीद की गई थी कि लैंडर हमारा यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लैंडिंग करने के बाद में इसमें जो हमारा रोवर है वह रोवर बाहर निकलेगा और यह चंद्रमा की सतह के ऊपर चलेगा और यहाँ से डेटा को इकट्ठा करेगा। हो जाता है इसके विपरीत। होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो लैंडर है वह धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पर जब ये लगभग 2 किलोमीटर ऊपर होता है तो उसके बाद में इसे यहाँ पर सीधे इस प्रकार से लैंड करना था, लेकिन होता इसके उलट है। ये इस प्रकार से गिरता है और क्रैश लैंडिंग यहाँ पर करता है। तो क्रैश लैंडिंग होने के कारण ये जो हमारा लैंडर होता है उससे इसरो का जो कांटेक्ट है वह पूरी तरीके से टूट जाता है। क्या होता है, कांटेक्ट टूट जाता है और उसके बाद में काफ़ी समय के बाद में इसके बारे में पता चलता है, यानी कि इसके मलबे की खोज की जाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर लैंड करता है और इसरो से हमारा जो संपर्क है वह टूट जाता है। तो ये हमने आपको पूरी कहानी बता दी चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। अब इसमें आपको कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो हमारा चंद्रयान 2 मिशन था इसमें हमने 3 चीज़ों को भेजा था। कौन कौन सी चीज़ें थी? एक तो हमारा था ऑर्बिटर, जिसका अवधि है 7 वर्ष, यानी कि 7 वर्षों तक ये कार्य करेगा। वजन इसका था 2.37 टन। पेलोड इसमें हमने भेजे थे 8 और इसका कुल पावर था 1 किलोवाट का। उसके बाद में हमारा था लैंडर, इसका नाम था विक्रम और इसका काम था चंद्रमा की सतह के ऊपर लैंड करना। तो इसमें कुल 4 पेलोड थे और इसका पावर था 650 वाट। तो ये आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। फिर बात करते हैं रोवर की। तो इसका नाम था प्रज्ञान और इसका काम था कि जब हमारा लैंडर लैंड करेगा तो रोवर इससे बाहर निकलता और ये हमारे चंद्रमा की सतह पर दौड़ करके चीज़ों के संबंधित जो डेटा था उसको यहाँ पर इकट्ठा करता। लेकिन यहाँ पर जो ये दोनों प्रोग्राम था वह इसरो का हो गया था फेल। तो ध्यान रखेंगे, जो रोवर था नाम इसका प्रज्ञान था और इसकी टोटल क्षमता थी 50 वाट। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्बिटर है वह ऑलरेडी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इसरो का संपर्क भी अभी तक इससे बना हुआ है। अब हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसरो ने अभी इस साल जो अपना वार्षिक प्रोग्राम प्रस्तुत किया है उसमें इन्होंने बताया कि 2021 के अंत तक या फिर 2022 की शुरुआत में हम लोग इस मिशन को लॉन्च करेंगे। यहाँ पर भी जो हमारा रॉकेट होगा वह GSLV Mach 3 होगा, यानी कि बाहुबली रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यह जो हमारा मिशन होगा इसमें अब की बार एक खास बात होगी। खास बात क्या होगी कि इस बार हम लोग चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजेंगे। अब की बार ऑर्बिटर नहीं होगा। ऑर्बिटर इसरो के द्वारा 2 बार भेजा जा चुका है, एक बार चंद्रयान 1 में, चंद्रयान 2 में भी भेजा जा चुका है और ये पूरी तरीके से सफल भी रहे हैं। तो इसीलिए अब की बार इसरो के द्वारा सिर्फ लैंडर और रोवर को यहाँ पर भेजा जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं मिशन मंगलयान की। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो मिशन मंगलयान जो कि हमारे मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। और जो हमारा मंगलयान मिशन है इसे हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा ना हो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन आपसे पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये कौन सा मिशन है। तो जो हमारा मंगलयान मिशन है उसी को हम लोग मार्स ऑर्बिटर मिशन के नाम से भी जानते हैं। तो 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। जो यहाँ पर रॉकेट प्रयोग हुआ था उसका नाम था PSLV XL C25। क्या नाम था? PSLV XL C25। तो रॉकेट भी आप ध्यान रखेंगे 5 नवंबर को लॉन्च किए जाने के बाद लगभग 8 महीनों के बाद ये जो हमारा मिशन था वह मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच जाता है, यानी कि 24 सितंबर 2014 को ये जो हमारा मिशन था वह पहुंचता है मंगल की कक्षा में। तो डेट आपको यहाँ पर जरूर याद रखनी है। और आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो इसरो है वह रॉसकॉस्मॉस यानी कि जो सोवियत संघ की स्पेस एजेंसी थी, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद में तीसरी के बजाय चौथी ऐसी स्पेस एजेंसी बन जाती है जिसने मंगल के लिए सफल मिशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि भारत एशिया का पहला देश था जिसने मंगल ग्रह के लिए मिशन को लॉन्च किया था। इसके अलावा भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने अपने पहले प्रयास में ही मंगल ग्रह के लिए सफल मिशन को लॉन्च कर दिया था। तो इसके लिए हमें प्राउड भी होना चाहिए कि बहुत ही कम बजट में और पहली बार में ही इसरो के द्वारा मंगल के लिए यहाँ पर स्पेस मिशन को आसानी के साथ में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप मंगलयान मिशन से याद रखेंगे।
फिर बात करते हैं मिशन गगनयान की। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी मिशन है हमारे स्पेस एजेंसी इसरो की। तो इसरो के द्वारा इस मिशन के अंतर्गत हमारे देश से पहले व्यक्ति को स्पेस में भेजे जाने की योजना है। वैसे राकेश शर्मा को सोवियत संघ ने और जो हमारी कल्पना चावला थी उनको अमेरिका ऑलरेडी स्पेस में भेज चुका है, यानी कि इनके नाम पर पहले भारतीय के तौर में स्पेस में पहुंचने का रिकॉर्ड ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। लेकिन ऐसा ये पहला मौका होगा कि जब हम अपने देश से किसी भी इंसान को स्पेस में भेजेंगे। तो प्रस्तावित किया गया है कि दिसंबर 2021 में जो व्योममित्र रोबोट है उसे टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में अगले साल यानी कि दिसंबर 2022 में यहाँ पर गगनयान मिशन के अंतर्गत हमारे देश से व्यक्तियों को स्पेस में भेजा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चंद्रमा पर नहीं जाएंगे, ये सिर्फ अभी स्पेस में जाएंगे। रॉकेट जो यूज होगा वह आपका होगा GSLV Mark 3। क्या है? GSLV Mark 3 यहाँ पर रॉकेट होगा जिसका प्रयोग यहाँ तक किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मिशन गगनयान, मिशन चंद्रयान 1, 2 और 3 और जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन है उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं यस, और जिनको यहाँ पर और ज़्यादा थोड़ा सा करना है तो उनके लिए एक प्रश्न है। आपको बताना है कि इसरो के द्वारा सूर्य के लिए भी एक मिशन लॉन्च किया जाना है आने वाले समय में। तो इस मिशन का नाम क्या है और कब तक इसरो इसे लॉन्च करने की योजना बना रहा है, तो उसके बारे में आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।